हिमालयी राज्य उत्तराखंड में पूरे देश से इतर अलग विरोधाभास की वजह से गर्म मूल निवास के मुद्दे के साथ भू कानून की मांग भी लंबी पर्वतीय राज्य की अवधारणा से जुड़ी एवं महत्वपूर्ण है। राज्य में एक सशक्त भू कानून न होने की वजह से हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड अकेला राज्य है जहां राज्य के बाहर के लोग पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि भूमि को गैर कृषि उद्देश्यों के लिए खरीद सकते हैं। इन्हीं दो मुद्दों पर उत्तराखंड में बीती 24 दिसंबर 2023 को राजधानी देहरादून में महारैली आयोजित हुई है। नवीन समाचार में हम मूल निवास के मुद्दे पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम भू कानून के मुद्दे पर पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। इसके लिए वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहें। गौरतलब है कि राज्य के कुल क्षेत्रफल 56.72 लाख हेक्टेयर का 63.41% यानी अधिकांश क्षेत्र वन और बंजर भूमि के अंतर्गत आता है, जबकि कृषि योग्य भूमि मात्र 7.41 लाख हेक्टेयर यानी लगभग 14% तक सीमित है। इसके बावजूद राज्य में सशक्त भू कानून नहीं होने की वजह से राज्य की जमीन को राज्य से बाहर के लोग बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं और राज्य के संसाधनों पर हावी हो रहे हैं, जबकि यहाँ के मूल निवासी और भूमिधर भूमिहीन हो रहे हैं और कई जगह अपनी जमीनों पर काबिज बाहरी लोगों के केयरटेकर होकर भी रह गए हैं। इसका प्रभाव पर्वतीय राज्य की संस्कृति, परंपरा, अस्मिता और सांस्कृतिक पहचान पर भी पड़ रहा है। ऐसे में आइए भू कानून के इस महत्वपूर्ण विषय को पूरे विस्तार एवं ऐतिहासिक संदर्भों के साथ समझते हैं। सबसे पहले बात करें अंग्रेजी दौर से। वर्ष 1815-16 में उत्तराखंड में ब्रिटिश हुकूमत का जब पदार्पण हुआ, इसी दौरान खेती पर लिया जाने वाला टैक्स अंग्रेज सरकार की आय का बड़ा स्रोत होता था, लेकिन पहाड़ों में 10-12% भूमि ही कृषि योग्य थी। ऐसे में इस दौरान पहाड़ों पर खेती का विस्तार हुआ और प्रति व्यक्ति जमीन के साथ साथ आबादी भी बढ़ी। साथ ही इस दौरान वर्ष 1840 से 1846, 1870, 1905, 1906 तथा 1924 तक कई चरणों में जमीनों के बंदोबस्त यानी लैंड सेटलमेंट हुए, जबकि आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में ZALR एक्ट कहे जाने वाले यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 के बाद कूजा एक्ट कहे जाने वाले कुमाऊं और उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1960 के तहत तत्कालीन उत्तर प्रदेश के आज के उत्तराखंड कहे जाने वाले पर्वतीय भूभाग के लिए नए भू कानून आए और आज़ादी के बाद से अब तक राज्य में एकमात्र भूमि बंदोबस्त 1960 से 1964 के बीच हुआ। लिहाजा इसके बाद के करीब 60 सालों में कितनी कृषि योग्य भूमि का इस्तेमाल गैर कृषि उद्देश्यों के लिए किया गया है, इसके सही आंकड़े अब तक उपलब्ध नहीं हैं। अब आते हैं आगे। 90 के दशक में चले ऐतिहासिक उत्तराखंड राज्य आंदोलन में पृथक राज्य के साथ ही पहाड़वासियों की जमीनें एवं उनकी सांस्कृतिक पहचान बचाए रखने के लिए उत्तर पूर्व के राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी संविधान के अनुच्छेद 371 के प्रावधानों की मांग की जाने लगी थी। भाजपा के तत्कालीन सांसद मनोहर कांत ध्यानी ने राज्यसभा में भी यह मांग उठाई थी, जबकि राज्य गठन के बाद भी मांग उठी कि जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व के राज्यों की तरह उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा न सही कम से कम पड़ोसी राज्य हिमाचल की तरह का सशक्त भू कानून मिलना ही चाहिए, ताकि अन्य हिमालयी राज्यों की तरह उत्तराखंड की जमीनें और संस्कृति सुरक्षित रह सकें। लेकिन इस हिमालयी राज्य को न तो उत्तर प्रदेश की तरह उत्तर पूर्व की तरह धारा 371 के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा मिला और विशेष राज्य का दर्जा भी कुछ समय के लिए मिला भी तो उससे राज्य में कुछ हद तक औद्योगिक विकास होने के साथ राज्य की जमीनों की बलि ही चढ़ी। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद राज्य की पहली निर्वाचित नारायण दत्त तिवारी और फिर भुवनचंद खंडूड़ी के नेतृत्व वाली सरकारों ने हिमाचल प्रदेश के काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 की तर्ज पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 तथा अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2001 और इसके संशोधन अधिनियम 2008 में संशोधन कर इसे कुछ हद तक सशक्त बना दिया था। लेकिन राज्य में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद सीमित करने के लिए वर्ष 2003 में तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कानून में संशोधन किया और राज्य का अपना भू कानून अस्तित्व में आया। इस संशोधन में व्यवस्था थी कि जो बाहरी व्यक्ति धारा 129 के तहत राज्य में जमीन का खातेदार न हो, वह राज्य में 500 वर्ग मीटर की सीमा तक कृषि भूमि की खरीद कर सकता है, लेकिन इस सीमा से अधिक जमीन खरीदने पर राज्य सरकार से क्रेता को विशेष अनुमति लेनी होगी। तब उत्तराखंड में कृषि के लिए केवल 13% जमीन वर्गित थी और इसका बड़ा हिस्सा बंजर और जंगलों में बदल चुका था और राज्य गठन के बाद से 4 वर्षों में लगभग 1 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन कृषि से बाहर हो गई थी।
लेकिन वर्ष 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवनचंद्र खंडूड़ी की सरकार ने इस कानून में संशोधन कर भूमि खरीद की सीमा घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दी। इस कानून में व्यवस्था थी कि 12 सितंबर 2003 तक जिन लोगों के पास राज्य में जमीन है वे 12 एकड़ तक कृषि योग्य जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है वे आवासीय उद्देश्य के लिए भी इस तारीख के बाद 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकते हैं। जबकि 2018 में भाजपा की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने ZALR एक्ट में संशोधन कर उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से पहाड़ में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा और किसान होने की बाध्यता ही खत्म कर दी। राज्य साथ ही कृषि भूमि का भूप्रयोग बदलना आसान कर दिया। पहले पर्वतीय और फिर मैदानी क्षेत्र भी इसमें शामिल किए गए। अलबत्ता यह व्यवस्था भी की गई कि खरीदी गई भूमि का इस्तेमाल यदि निर्धारित उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता या कोई जमीन किसी अन्य को बेची जाती है तो वह राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। कारण यह था कि तब उत्तराखंड में 2018 में आयोजित निवेशक सम्मेलन में 1.25 लाख करोड़ के पूंजी निवेश प्रस्तावों के MOU हुए थे। इससे त्रिवेंद्र सरकार इतनी गदगद हुई कि उसको जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के पीछे छिपी जमींदारी के विनाश और काश्तकारों की भूमि बचाने की भावना शायद नजर नहीं आई और उन्होंने उद्योगों के नाम पर पैतृक राज्य उत्तर प्रदेश से विरासत में मिले ऐतिहासिक कानून को ही दांव पर लगा दिया। त्रिवेंद्र सरकार ने 2018 में उत्तराखंड में लागू उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2001 में संशोधन कर इस कानून में धारा 154(2) जोड़ते हुए पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा ही खत्म कर दी। इसके साथ ही 143 क जोड़कर कृषकों की जमीन को अकृषक घोषित करना तथा बाहरी लोगों के लिए उद्योगों के नाम पर कृषि भूमि खरीद कर उसका भूपयोग परिवर्तन करना आसान कर दिया। इस तरह इस संशोधन के तहत विधेयक में यह प्रावधान किया गया था कि औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमिधर स्वयं भूमि बेचे या फिर उससे कोई भूमि क्रय करे तो इस भूमि को अकृषि करवाने के लिए अलग से कोई प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ेगी, जबकि औद्योगिक प्रयोजन के लिए खरीदे जाने पर उसका भूपयोग स्वतः बदल जाएगा और वह अकृषि या गैर कृषि हो जाएगी। जबकि इस अधिनियम में धारा 154(2) जोड़कर पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि खरीद की सीमा को औद्योगिक प्रयोजन के लिए पूरी तरह खत्म कर दिया गया। इसका फायदा उठाकर बाहरी लोगों ने राज्य में निवेश के नाम पर बेतहाशा जमीनें खरीद डाली, लेकिन इन जमीनों पर आज तक उद्योगों की फसल खड़ी नहीं हुई, लेकिन राज्य के बड़े पैमाने पर कृषि भूमि बंजर जरूर हो गई। जबकि इधर राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने राज्य में उद्योगों के लिए सिंगल विंडो की व्यवस्था लागू की है। इसके तहत खरीदी गई कृषि भूमि को गैर कृषि घोषित करने के बाद वह राज्य सरकार में निहित नहीं की जा सकती है, यानी राज्य का भू कानून सरकार दर सरकार कमजोर होता चला गया है। अलबत्ता धामी सरकार ने जहां एक और कानून में ढील दी, वहीं भू सुधार के लिए पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की। इस समिति में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य अजेंद्र अजय, पूर्व IAS अधिकारी अरुण ढोंडियाल व DS गर्ब्याल तथा प्रदेश के तत्कालीन राजस्व सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी समिति के सदस्य थे। इस समिति ने वर्ष 2022 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सख्त भू कानून लाने के लिए 80 पृष्ठ में तैयार कर अपनी 23 संस्तुतियां सरकार को दी थी। रिपोर्ट में सरकार ने वर्तमान में प्रदेश में प्रचलित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 यथा संशोधित तथा यथा प्रवृत्त में जन भावनाओं के अनुकूल हिमाचल प्रदेश की तरह कई प्रावधान किए, जैसे कृषि अथवा औद्यानिक तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों और 4-5 सितारा होटल, रिजॉर्ट, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वोकेशनल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट आदि के लिए कृषि भूमि क्रय करने की अनुमति जिलाधिकारी की जगह शासन से ही देने का प्रावधान करने तथा पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोजनों, आयुष, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उद्यान एवं विभिन्न प्रसंस्करण, पर्यटन, कृषि के लिए 12.705 एकड़ से ज्यादा भूमि देने की जगह हिमाचल प्रदेश की भांति न्यूनतम भूमि आवश्यकता के आधार पर देने जैसे प्रावधान किए गए थे। साथ ही भू कानून में सुधार हेतु हिमाचल की तर्ज पर उद्योगों को उनकी जरूरत के हिसाब से भूमि उपलब्ध कराने तथा अन्य प्रयोजनों के लिए तय सीमा से अधिक भूमि केवल लीज पर देने तथा स्थानीय लोगों का भूमि पर मालिकाना हक बनाए रखने की भी संस्तुतियां की गई थी। इसके बाद उम्मीद की जा रही थी
कि इस समिति की संस्तुतियों के बाद राज्य में वर्ष 2018 में संशोधन से भूमि क्रय संबंधी अधिनियम में जोड़ी गई उपधारा 143 क और धारा 154(2) समाप्त की जा सकती हैं। उद्योगों को जमीन आवंटित करने का अधिकार जिलाधिकारियों को देने के फैसले तथा उद्योगों को जमीन खरीद में दी गई छूट को भी निरस्त किया जा सकता है तथा उद्योगों के नाम पर ली गई जमीनों का उपयोग बदलने पर जमीन सरकारी कब्जे में ही ली जा सकती है। लेकिन इस रिपोर्ट के आधार पर 1 वर्ष के बाद भी भू कानून में कोई बदलाव नहीं किए गए। अलबत्ता इधर राज्य में हुए वैश्विक निवेश सम्मेलन में हुए करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए के समझौतों को पूरा करने की चुनौती भी के बीच धामी सरकार हरकत में आई है। सरकार ने 24 दिसंबर 2023 को देहरादून में भू कानून एवं मूल निवास के मुद्दों को लेकर आयोजित हुई मूल निवास स्वाभिमान महारैली से 2 दिन पहले 22 दिसंबर को सुभाष कुमार की अध्यक्षता वाली भूमि कानून समिति द्वारा सरकार को उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के विस्तृत परीक्षण के लिए अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कर दिया है। यह समिति विशेषज्ञों द्वारा अधिकारियों से भूमि व्यवस्था अधिनियम में आवश्यक बदलाव के लिए सुझाव लेगी और इन सुझावों को राज्य सरकार को उपलब्ध कराएगी। लिहाजा इन स्थितियों में राज्य में भूमि की बेरोक-टोक एवं अनियंत्रित बिक्री को रोकने के लिए सशक्त भू कानून की प्रबल आवश्यकता वक्त की जरूरत है। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी? टिप्पणियों के माध्यम से अपने सुझावों से हमें अवगत कराएं और हमारे उत्साहवर्धन के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।